शादी वाले घर की चकाचौंध धीरे धीरे खत्म हो रही थी। डीजे बंद हो चुका था। रिश्तेदार खाना खाकर अपने अपने बिस्तर पकड़ चुके थे, लेकिन हवेली के ऊपर वाले कमरे में बैठी काजल की धड़कनें अभी भी तेज चल रही थी। लाल जोड़े में लिपटी, हाथों में गहरी मेहंदी, आंखों में नए रिश्ते के सपने, वह अपने पति आर्यन का इंतजार कर रही थी। कमरे में गुलाब की खुशबू फैली थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात हवा में एक अजीब घुटन भी थी। रात के करीब 12 बजे अचानक दरवाज़ा खुला। काजल मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान डर में बदल गई। कमरे में उसका पति नहीं, बल्कि उसका ससुर दिवेंद्र चौहान अंदर आया था। चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आंखों में ऐसा राज जिसे देखकर काजल का दिल कांप गया। दिवेंद्र ने दरवाज़ा बंद किया और धीरे से बोला, आर्यन आज रात यहाँ नहीं आएगा। उसे मैंने फार्म हाउस पे भेज दिया है। काजल के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन क्यों? देवेंद्र उसकी तरफ बढ़ा और बोला, इस घर के कुछ नियम हैं जो नई बहुओं को पहली रात समझाए जाते हैं। कमरे की दीवारें जैसे अचानक छोटी पड़ने लगी। काजल ने डरते हुए पीछे कदम बढ़ाए। तभी बाहर बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। हवेली की खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। काजल को लग रहा था जैसे वह किसी शादी के घर में नहीं, बल्कि किसी जाल में फंस चुकी है। गांव में दिवेंद्र चौहान का बड़ा नाम था, समाज सेवी, दानवीर और गरीबों का मसीहा। लोग उसके पैर छूते थे, लेकिन हवेली के नौकरों की आंखों में उसके लिए हमेशा डर दिखता था। गांव में कई बार नई बहुओं के अचानक मायके चले जाने की खबरें फैली थी, मगर किसी ने कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। उस रात दिवेंद्र जैसे ही काजल के करीब आया, तभी नीचे आंगन से किसी औरत की चीख सुनाई दी। दिवेंद्र घबराकर बाहर भागा। मौका देखकर काजल ने कमरे का कुंडा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। तभी उसकी नज़र अलमारी के पीछे छुपे एक छोटे दरवाजे पर गई। डरते डरते उसने वह दरवाज़ा खोला। अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था, जिसमें पुरानी तस्वीरें, कुछ टूटे गहने और कई लड़कियों के आधार कार्ड पड़े थे। अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर रुकी। वह तस्वीर उसकी बड़ी बहन रिया की थी, जो 3 साल पहले अचानक लापता हो गई थी। काजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे से आवाज़ आई, रिया भागी नहीं थी। काजल ने पलटकर देखा। दरवाजे पर उसकी सास ममता खड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर सालों का डर। ममता ने कांपती आवाज़ में कहा, इस हवेली में जो बहू सच जान जाती है, वो जिंदा नहीं बचती। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि उसकी शादी प्यार नहीं, एक साजिश थी। उसके गरीब पिता पर करोड़ों का कर्ज था और दिवेंद्र ने वही कर्ज माफ करने के बदले यह रिश्ता तय कराया था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि आर्यन ने अपने पिता देवेंद्र चौहान का कत्ल कर दिया है। पुलिस आई, हवेली घिर गई। सबको लगा बेटा अपनी पत्नी को बचाने के लिए बाप का दुश्मन बन गया। लेकिन असली सच पुलिस की जांच में सामने आया। देवेंद्र का कत्ल आर्यन ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी ममता ने किया था। ममता ने पुलिस के सामने रोते हुए कहा, मैं 20 साल तक चुप रही क्योंकि मेरे बच्चों की जान का डर था, लेकिन जब मुझे पता चला कि अब काजल की जिंदगी भी बर्बाद होगी, तब मैंने देवेंद्र को ख़त्म कर दिया। पूरा गांव हिल गया। जिस आदमी को लोग भगवान मानते थे, वही हवेली के अंदर दरिंदा निकला। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। पुलिस को बाद में पता चला कि रिया अभी भी जिंदा थी। उसे देवेंद्र ने नहीं, बल्कि खुद आर्यन ने कहीं छुपा कर रखा था, क्योंकि रिया हवेली के सारे राज जान चुकी थी। आर्यन सालों से अपने बाप के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। कुछ महीने के बाद हवेली सील हो गई। लोग कहते हैं आज भी बारिश वाली रातों में उस हवेली के ऊपर वाले कमरे से पायल की आवाज़ आती है और कोई लड़की धीरे से कहती सुनाई देती है। देवेंद्र चौहान की मौत के बाद पूरी हवेली पुलिस की निगरानी में थी। गांव वाले बाहर खड़े होकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था ठाकुर को उसके पापों की सजा मिली, तो कोई अब भी उसे बेगुनाह बता रहा था।
लेकिन हवेली के अंदर का माहौल ऐसा था जैसे हर दीवार कोई राज छुपाकर बैठी हो। काजल अब पहले वाली मासूम दुल्हन नहीं रही थी। उसकी आंखों का डर धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। उसे हर पल अपनी बहन रिया का चेहरा याद आता। आखिर वो इतने साल कहाँ थी और आर्यन ने उसे दुनिया से छुपाकर क्यों रखा। एक रात काजल चुपके से हवेली के पीछे बने पुराने गोदाम में पहुंची। वहीं आर्यन अक्सर अकेले जाया करता था। गोदाम बाहर से बंद दिखता था लेकिन अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। काजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी सांसें रुक गई। रिया कुर्सी पर बैठी थी, जिंदा, लेकिन उसकी हालत किसी कैदी जैसी थी। बिखरे बाल, डरी हुई आंखें और हाथों में चोट के निशान। काजल भागकर अपनी बहन से लिपट गई। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन तभी पीछे से ताली बजाने की आवाज़ आई। वाह, आखिर दोनों बहनें मिल ही गई। काजल ने पलट कर देखा। सामने आर्यन खड़ा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में अजीब ठंडापन। काजल चीखते हुए बोली, तुमने मेरी बहन को यहाँ कैद करके रखा था? आर्यन धीरे धीरे उनके करीब आया और बोला, कैद नहीं, बचा कर रखा था। रिया अचानक डरते हुए पीछे हट गई। उसकी कांपती आवाज निकली, झूठ मत बोलो आर्यन, सच बता दो इसे। काजल की आंखें फटी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। तभी आर्यन ने जेब से एक पुराना वीडियो रिकॉर्डर निकाला और चला दिया। वीडियो में देवेंद्र चौहान कुछ आदमियों के साथ बैठा था। वह लड़कियों की खरीद फरोख्त की बात कर रहा था। गांव की गरीब लड़कियों को नौकरी और शादी का लालच देकर शहर भेजा जाता था। कई लड़कियां कभी वापस नहीं लौटी। काजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अगले ही पल वीडियो में एक और चेहरा दिखाई दिया और उसे देखकर काजल की चीख निकल गई। वो चेहरा उसकी अपनी माँ सुनीता का था। काजल को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी माँ भी उस गंदे धंधे में शामिल थी। वही औरत जो हमेशा संस्कार और इज्जत की बातें करती थी, वही लड़कियों को हवेली तक पहुंचाने का काम करती थी। रिया रोते हुए बोली, जब मैंने ये सच जान लिया था तब मुझे मारने की कोशिश हुई। आर्यन ने मुझे बचाया, लेकिन बाहर भेजना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उसने मुझे यहाँ छुपा कर रखा। काजल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर टिकी थी। तभी अचानक बाहर गोली चलने की आवाज़ आई। आर्यन भागकर बाहर गया। हवेली के आंगन में 3 गाड़ियां आकर रुकी थी। उनमें से कुछ हथियारबंद आदमी उतरे। उसके साथ एक औरत भी थी, चेहरे पर घूंघट। जैसे ही उस औरत ने घूंघट हटाया, ममता के होश उड़ गए। वो सुनीता थी, काजल की माँ। सुनीता हंसते हुए बोली, देवेंद्र मर गया तो क्या हुआ, धंधा अभी बंद नहीं हुआ है। पूरा माहौल सन्न हो गया। तब पता चला कि असली खेल देवेंद्र नहीं बल्कि सुनीता चला रही थी। देवेंद्र सिर्फ उसका मोहरा था। गांव की लड़कियों को जाल में फंसाने का पूरा नेटवर्क उसी का था। काजल की दुनिया पूरी तरह टूट चुकी थी। जिस माँ को वो देवी समझती थी, वही कहीं लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाली निकली। लेकिन कहानी में आखिरी मोड़ अभी भी बाकी था। सुनीता ने जैसे ही पिस्तौल निकाली, पीछे से गोली चली। गोली सीधे उसके सीने में लगी। सबने पीछे मुड़कर देखा। गोली रिया ने चलाई थी। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, जिस औरत ने माँ कहलाने का हक खो दिया, उसे जिंदा रहने का भी हक नहीं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। हवेली के सारे राज दुनिया के सामने आ गए। गांव की कई लड़कियां छुड़ाई गई। सालों पुरानी फाइलें फिर से खुली। कुछ महीने बाद हवेली को तोड़ दिया गया। वहां अब एक स्कूल बन चुका था। लोग कहते हैं उस स्कूल की दीवार पर आज भी एक लाइन लिखी है। हवेली टूट चुकी थी। देवेंद्र और सुनीता दोनों मर चुके थे। गांव धीरे धीरे पुराने डर से बाहर निकल रहा था, लेकिन काजल की जिंदगी में सन्नाटा अभी भी बाकी था। बाहर से सब कुछ खत्म दिख रहा था, मगर अंदर कई ऐसे राज दफन थे जिनका सच अभी सामने आना बाकी था। आर्यन अब गांव वालों की नज़र में हीरो बन चुका था। लोग कहते थे उसने अपने पिता के काले खेल को ख़त्म किया।
कई लड़कियों की जिंदगी बचाई और हवेली के पापों को मिटा दिया। लेकिन काजल जब भी उसकी आंखों में देखती उसे वहाँ एक अजीब बेचैनी दिखाई देती, जैसे वह अब भी कुछ छुपा रहा हो। एक रात काजल की नींद अचानक खुल गई। कमरे में आर्यन नहीं था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और दूर पुराने खेतों की तरफ किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। काजल चुपके से उसके पीछे निकल गई। गांव के बाहर वही पुराना फार्म हाउस था जहां वो शादी की पहली रात आर्यन को भेजा गया था। फार्म हाउस महीनों से बंद पड़ा था, लेकिन उस रात अंदर लाइट जल रही थी। काजल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से अंदर झांका और जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर आर्यन कुछ आदमियों के साथ बैठा था। टेबल पर पैसों से भरा बैग रखा था और दीवार पर गांव की कई लड़कियों की तस्वीरें लगी थी। वही तरीका, वही खेल जो कभी दिवेंद्र और सुनीता चलाते थे। काजल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ चुका था कि हवेली का खेल खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ मालिक बदल गया था। तभी पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया। काजल डर गई, लेकिन अगले ही पल उसने देखा वो रिया थी। रिया की हालत डरी हुई थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुझे यही सच बताना चाहती थी। आर्यन कभी अच्छा इंसान था ही नहीं। उसने अपने बाप को इसलिए नहीं मारा कि वो गलत था, उसने इसलिए मारा क्योंकि वो पूरा धंधा अकेले चलाना चाहता था। काजल के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। जिस आदमी पर उसने भरोसा किया वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। आर्यन ने सबको बेवकूफ़ बनाया था। उसने खुद को हीरो साबित करने के लिए अपने ही बाप की कुर्बानी दे दी। तभी फार्म हाउस का दरवाज़ा खुला। आर्यन बाहर आया। उसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोला, सच जान ही लिया है तुम दोनों ने। रिया कांपते हुए बोली, तू इंसान नहीं है आर्यन। आर्यन हंस पड़ा। उसने कहा, इंसान? इस दुनिया में सीधा इंसान सिर्फ इस्तेमाल होता है। मेरे बाप ने मुझे बचपन से यही सिखाया था। फिर उसने काजल की तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? क्योंकि गांव वाले तुम्हारी इज्जत की कसम खाते थे। मुझे एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसके पीछे मैं अपना धंधा आराम से चला सकूं। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। हर रिश्ता, हर भरोसा झूठ निकला। तभी अचानक बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ गूंज उठी। चारों तरफ पुलिस ने फार्म हाउस घेर लिया। आर्यन एक पल के लिए घबराया, फिर जोर जोर से हंसने लगा। काजल हैरान थी क्योंकि पुलिस को यहाँ का पता किसी ने नहीं बताया था। तभी पीछे से एक महिला ऑफिसर आगे आई और उसे देखकर आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो महिला कोई और नहीं बल्कि रिया थी। काजल दंग रह गई। रिया ने अपनी जेब से पुलिस आईडी निकाली और बोली, मेरा असली नाम रिया नहीं, इंस्पेक्टर रिधिमा सी है। मैं पिछले 2 साल से इस गैंग के पीछे थी। तुम्हारे बाप से लेकर तुम्हारी माँ जैसे लोग तक, सबकी फाइल मेरे पास थी। आर्यन पहली बार डर गया था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार होते वक्त भी वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। मेरे जैसे चेहरे हर समाज में पैदा होते रहेंगे। कुछ महीनों बाद आर्यन को उम्र कैद की सजा हुई। गांव की कई लड़कियों को आज़ाद कराया गया। फार्म हाउस और हवेली दोनों सरकारी कब्जे में चले गए। काजल ने गांव छोड़ दिया। उसने शहर जाकर उन लड़कियों के लिए एक संस्था खोली जो रिश्तों और भरोसों के नाम पर धोखा खा चुकी थी। लोग कहते हैं आज भी उस उजड़ी हवेली के खंडहरों में रात को हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी आवाज कह रही हो। आर्यन जेल जा चुका था। रिधिमा की असली पहचान दुनिया के सामने आ चुकी थी और गांव के लोग अब धीरे धीरे सामान्य जिंदगी जीने लगे थे। लेकिन काजल के अंदर अब भी एक अधूरापन था। हर रात उसे वही हवेली, वही बंद कमरा, वही पहली रात याद आती थी। उसने शहर में लड़कियों की मदद के लिए संस्था तो खोल ली थी, मगर उसके मन में एक सवाल अभी भी जिंदा था। आखिर उसकी जिंदगी को इस नर्क में धकेलने वाला पहला इंसान कौन था? एक दिन संस्था के ऑफिस में एक बुजुर्ग औरत आई, चेहरे पर घूंघट, हाथ में पुरानी फाइल और आंखों में डर। उसने आते ही काजल के सामने एक पुराना लिफाफा रख दिया और बोली, अगर सच जानना है तो इसे अकेले में पढ़ना।
काजल ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, एक तस्वीर और एक खत था। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें फैल गई। उसमें उसकी माँ सुनीता, दिव्येंद्र चौहान और एक तीसरा आदमी साथ खड़े थे। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि काजल का अपना पिता महेश प्रसाद था। काजल की सांसें रुक गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत खत खोला। खत में लिखा था, बेटी, अगर तू ये खत पढ़ रही है तो समझ जा कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। तुझे हमेशा लगा कि तेरे बाप ने मजबूरी में तुझे उस हवेली में भेजा, लेकिन सच इसमें भी गंदा है। मैं कर्ज में नहीं था, मैंने पैसों के लालच में खुद तेरा रिश्ता वहाँ करवाया था। काजल की आंखों से आंसू गिरने लगे। जिस पिता को वो बेबस समझती रही वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदागर निकला। खत में आगे लिखा था, दिव्येंद्र, सुनीता और मैं तीनों मिलकर गांव की लड़कियों को फंसाते थे, लेकिन बाद में सुनीता और दिव्येंद्र ने मुझे रास्ते से हटा दिया। मैं तुझे बचाना चाहता था मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काजल की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि इस खेल में कोई रिश्ता साफ नहीं था, हर चेहरा नकली था। उसी रात काजल अकेले गांव लौट गई। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। टूटी दीवारें, बिखरी ईंटें और चारों तरफ सन्नाटा। वह धीरे धीरे उसी कमरे तक पहुंची जहां उसकी सुहागरात हुई थी। कमरे की दीवार पर किसी ने कोयले से एक लाइन लिख रखी थी, जिस घर की नींव लालच पर रखी जाए वहां रिश्ते नहीं सिर्फ सौदे जन्म लेते हैं। काजल की आंखें भर आई। तभी पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वह घबराकर पलटी, लेकिन सामने जो इंसान खड़ा था उसे देखकर उसका दिल रुक गया। वो आर्यन था। काजल डर गई। उसने कांपते हुए कहा, तुम जेल से बाहर कैसे आए? आर्यन धीरे धीरे मुस्कुराया। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और आंखों में पागलपन। वह बोला, मैं भागा नहीं हूँ काजल, मुझे बाहर निकाला गया है। किसने? आर्यन हंस पड़ा। तभी पीछे अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। सफेद कुर्ता, भारी आवाज और वही खतरनाक मुस्कान। काजल की चीख निकल गई। वो दिव्येंद्र चौहान। काजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे पूरी दुनिया मरा हुआ समझ रही थी वो जिंदा खड़ा था। दिव्येंद्र धीरे धीरे बोला, जिस दिन मेरी मौत हुई थी उस दिन मरा मैं नहीं, मेरा हमशक्ल था। असली खेल तो अब शुरू होगा। काजल को समझ आ गया कि इतने सालों से जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक प्लान था। दिव्येंद्र ने खुद अपनी नकली मौत करवाई, अपने बेटे को जेल भिजवाया और पर्दों के पीछे बैठकर पूरा नेटवर्क चलाता रहा। लेकिन इस बार काजल डरने वाली नहीं थी। उसने धीरे से अपने दुपट्टे में छुपा फोन निकाला। लाइव वीडियो पहले से चालू था। बाहर पूरी पुलिस फोर्स हवेली को घेर चुकी थी। दिव्येंद्र और आर्यन समझ पाते उससे पहले गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। दोनों भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से पकड़ लिया। गिरफ्तार होते वक्त दिव्येंद्र पहली बार जोर जोर से चिल्ला रहा था। वही आदमी जिससे पूरा गांव कांपता था, आज जमीन पर घुटनों के बल पड़ा था। कुछ महीनों के बाद दिव्येंद्र और आर्यन दोनों को फांसी की सजा गांव में पहली बार लोगों ने खुलकर उन लड़कियों के लिए आवाज उठाई जिन्हें सालों तक दबाया गया था। काजल ने फिर कभी शादी नहीं की। उसने अपनी पूरी जिंदगी उन लड़कियों के नाम कर दी जिन्हें रिश्तों के नाम पर धोखा मिला था। और उस उजड़ी हवेली के बाहर आज भी एक पत्थर लगा। चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन लालच और हवस जब रिश्तों में घुस जाए तो पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। दिव्येंद्र चौहान और आर्यन को फांसी की सजा मिलने के बाद पूरा इलाका बदल चुका था। गांव वाले अब उस हवेली का नाम लेने से भी डरते थे, जहां कभी रात भर गाड़ियों की आवाज़ें और लोगों की चीखें सुनाई देती थी। वहां अब सिर्फ टूटती दीवारों की खामोशी बची थी। काजल शहर में अपनी संस्था चला रही थी और धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को संभालना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते नहीं, बस अंदर और गहरे उतरते जाते हैं। एक शाम काजल के ऑफिस में एक छोटा लड़का आया। उम्र मुश्किल से 10 साल होगी। कपड़े मैले थे, आंखों में डर और हाथ में एक पुराना लॉकेट। उसने आते ही पूछा, आप काजल दीदी हो? काजल ने हाँ मैं सिर हिलाया। लड़के ने कांपते हाथों से वो लॉकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया।
लॉकेट देखते ही काजल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो वही लॉकेट था जो कभी उसकी माँ सुनीता पहना करती थी। काजल ने घबराकर पूछा, तुम्हें ये कहाँ से मिला? लड़का धीरे से बोला, मेरी माँ मरने से पहले देकर गई थी और कहा था कि अगर कभी मुसीबत आए तो हवेली वाली काजल दीदी को ढूंढना। काजल समझ गई कि मामला साधारण नहीं है। उसने लड़के को पानी पिलाया और आराम से बिठाया। फिर पूछा, तुम्हारी माँ कौन थी? लड़के ने जो नाम लिया उसे सुनकर काजल की सांस अटक गई। रूबीना। रूबीना वही लड़की थी जो सालों पहले हवेली से अचानक गायब हो गई थी। गांव वालों ने समझा था कि वह मर चुकी है। लड़के ने बताया कि उसकी मां मरने से पहले एक ही बात बार बार कह रही थी, हवेली खत्म नहीं हुई, असली बारिश अभी जिंदा है। उस रात काजल को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द घूम रहे थे, असली बारिश। अगली सुबह उसने इंस्पेक्टर रिधिमा को सब बताया। दोनों तुरंत गांव पहुंचे। हवेली अब पूरी तरह वीरान थी, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें अजीब एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई अब भी रहता हो। जैसे ही वह पुराने तहखाने की तरफ बढ़े, अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। रिधिमा ने तुरंत टॉर्च निकाली। तहखाने का दरवाज़ा खोलते ही बदबू का तेज झोंका आया। अंदर कई पुराने बक्से पड़े थे और दीवारों पर लड़कियों की तस्वीरें टंगी थी। तभी अंधेरे में किसी आदमी की आवाज़ गूंजी, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। काजल और रिधिमा ने टॉर्च घुमाई। सामने एक अंधेड़ उम्र का आदमी कुर्सी पर बैठा था। लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी और आंखों में खतरनाक ठंडापन। काजल ने उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल रिधिमा के होश उड़ गए। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र चौहान का छोटा भाई विक्रम चौहान था, जिसे 20 साल पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। विक्रम धीरे धीरे हंसने लगा। उसने कहा, देवेंद्र सिर्फ चेहरा था, असली खेल हमेशा में चलता था। काजल की आंखें फटी रह गई। विक्रम ने बताया कि हवेली का पूरा नेटवर्क उसी ने बनाया था। गांव की लड़कियों को बेचने से लेकर नेताओं और बड़े लोगों तक सप्लाई करने का धंधा सब उसके इशारों पर चलता था। देवेंद्र, सुनीता, महेश सब सिर्फ मेरे मोहरे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। विक्रम ने उस छोटे लड़के के तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बच्चा मेरा पोता है, हवेली का आखिरी वारिस। काजल और रिधिमा सुन्न रह गए। रूबीना को जब सच पता चला था तब वो भाग गई थी, लेकिन विक्रम ने उसे ढूंढ निकाला। मरने से पहले उसने अपने बेटे को सच बताकर काजल तक पहुंचा दिया। तभी अचानक तहखाने की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। पुलिस और विक्रम की आदमियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। अंधेरे में विक्रम भागने लगा, लेकिन छोटे लड़के ने जोर से चिल्लाकर कहा, दादाजी अब बस करो। विक्रम एक पल के लिए रुका। उसी वक्त रिधिमा ने गोली चला दी। गोली सीधे विक्रम के सीने में लगी। जमीन पर गिरते हुए भी विक्रम हंस रहा था। उसकी आखिरी बात थी, हवेलियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, बस उनके मालिक बदल जाते हैं। उसकी मौत के बाद पुलिस ने तहखाने से कई साल पुराने सबूत बरामद किए। बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। कुछ महीनों के बाद उस हवेली की जमीन पर अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल और आश्रम बनाया गया। वही छोटा लड़का अब वहीं पढ़ता था और हवेली के टूटे दरवाजे पर आज भी एक लाइन लिखी है, जब रिश्ते लालच में बिक जाए तब सबसे खतरनाक खून अपना ही निकलता है। विक्रम चौहान की मौत के बाद आखिरकार उस हवेली का काला खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। पुलिस ने तहखाने से मिले सबूतों के आधार पर कई बड़े लोगों को गिरफ्तार किया। गांव में पहली बार लोगों ने खुलकर उन लड़कियों के लिए आवाज़ उठाई जिनकी ज़िंदगी सालों तक डर और मजबूरी में दबा दी गई थी। हवेली अब सिर्फ टूटी हुई दीवारों का ढेर रह गई थी, लेकिन उसके अंदर दफन चीखें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा थी। काजल अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान कम और आंखों में गहराई ज़्यादा दिखती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी उन बेसहारा लड़कियों के नाम कर दी जो रिश्तों और भरोसों के नाम पर बेची गई थी।
शहर में उसका आश्रम अब कई लड़कियों का घर बन चुका था। लोग उसे सम्मान से देखते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रात में अकेले बैठकर वह कितनी बार टूटकर रोती थी। एक दिन वही छोटा लड़का जिसे सब अब चिराग बुलाते थे, स्कूल से भागता हुआ उसके पास आया और बोला, दीदी, आज मदर्स डे है। सब बच्चे अपनी माँ के बारे में लिख रहे हैं, मैं क्या लिखूं? काजल कुछ पल चुप रही, उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से चिराग को अपने पास बैठाया और बोली, लिखना, माँ वो नहीं होती जो सिर्फ जन्म दे, माँ वो होती है जो अंधेरों में भी तुम्हें इंसान बनाकर जीना सिखाए। चिराग मासूमियत से बोला, तो फिर मेरी माँ अच्छी थी ना? काजल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चिराग को सीने से लगा लिया, क्योंकि वो जानती थी रुबीना जैसी औरतें बुरी दुनिया में भी अपने बच्चों के लिए आखिरी सांस तक लड़ती है। कुछ दिनों के बाद गांव में उस नई इमारत का उद्घाटन होना था जो हवेली की जगह बनाई गई थी। वहां अब रुबीना महिला आश्रम और विद्यालय लिखा हुआ था। पूरे गांव के लोग जमा थे, वही लोग जो कभी डर के कारण चुप रहते थे, आज लड़कियों की सुरक्षा और सम्मान की बातें कर रहे थे। मंच पर खड़ी काजल की आंखें नम थी। उसने गांव वालों की तरफ देखकर कहा, इस हवेली ने मुझे रिश्तों का सबसे गंदा चेहरा दिखाया। यहाँ बाप ने बेटी बेची, माँ ने भरोसा बेचा, पति ने प्यार बेचा, लेकिन इसी हवेली ने मुझे ये भी सिखाया कि इंसान अगर ठान ले तो अंधेरे से लड़कर दूसरों की जिंदगी रोशन कर सकता है। पूरा मैदान शांत था, कई लोगों की आंखें झुक चुकी थी। काजल ने कांपती आवाज में आगे कहा, जिस घर में औरत की इज्जत मर जाती है वहाँ कभी सुख नहीं बसता, और जिस समाज में लोग डरकर चुप रहते हैं वहाँ दरिंदे जन्म लेते हैं। इतना बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर गई। उसने भीड़ में बैठे चिराग को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसी पल काजल को लगा जैसे उसकी जिंदगी का दर्द आखिर किसी काम आ गया। उद्घाटन के बाद सब लोग चले गए। शाम ढल चुकी थी। काजल अकेली उस जगह खड़ी थी जहाँ कभी हवेली का वो कमरा हुआ करता था, वही कमरा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी, आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई। काजल ने आंखें बंद की और पहली बार दिल से रो पड़ी। उसने अपनी माँ याद आई, अपनी बहन, वो सारी लड़कियाँ जिनकी आवाज़ कभी कोई नहीं सुन पाया। तभी पीछे से चिराग ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और मासूमियत से बोला, दीदी, अब डर खत्म हो गया ना? काजल ने आंसुओं के बीच हल्की मुस्कान दी और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, अब कोई हवेली किसी बेटी की जिंदगी नहीं निकलेगी। बारिश तेज हो चुकी थी। हवेली की आखिरी टूटी दीवार भी उसी रात गिर गई और उसके साथ दफन हो गया वो डर, वो दर्द और वो काला सच जिसने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की थी।